अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहसिन शेख आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं सनशाइन हॉस्पिटल के इस प्रोग्राम में। कल आप लोगों ने देखा कि हमने फेसबुक लाइव और औरंगाबाद में एक इवेंट किया डायबिटिक रमज़ान और इंशाल्लाह इस इवेंट को बहुत अच्छी कामयाबी मिली। आपने देखा कि 700 से 800 से ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम को अटेंड किए और लाइव 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा। कई सारे डायबिटिक ने मरीजों ने अपने सवालात वहाँ पे पूछे। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, बहुत ज़्यादा शेड्यूल्स को देखते हुए सारे सवालों के जवाब हम वहाँ पे दे नहीं पाए। तो आज हमारे साथ है इन सभी चीज़ों पे एक्सपर्ट डॉक्टर दानिश शेख सर। सर अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर MD मेडिसिन है और सनशाइन हॉस्पिटल औरंगाबाद में सर प्रैक्टिस करते हैं। बहुत जाने माने डॉक्टर है, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। अपने इस मेडिकल नॉलेज से कई लोगों को बीमारियों से मुक्त करा चुके हैं। तो आप लोगों के बहुत सारे सवाल मुझे पर्सनली आए थे, आप लोगों ने चिट्ठी पर लिख के दिए थे। उन्हीं सवालों के जवाब हम सर से जानना चाहेंगे। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा, क्या रोजे की हालत में अगर हम शुगर चेक करते हैं तो उससे रोजा टूटता है सर? जी कल भी ये सवाल काफ़ी पूछा गया था प्रोग्राम के दौरान, और एडवोकेट फैज सैयद जो इस्लामिक स्कॉलर थे कल अवेलेबल थे, उन्होंने भी इसको एड्रेस किया। देखिए सब तरफ जो भी उल्मा है उनका यही कॉल है इसके अंदर कि रोज़े की हालत में अगर हम शुगर चेक करते हैं ग्लूकोमीटर से प्रिक करके या लैब को देते हैं खून निकाल कर अपना शुगर चेक करने के लिए, अगर अपने को कोई सिम्टम्स लगते हैं लो शुगर या हाई शुगर होने के, तो इससे रोज़ा बिल्कुल भी नहीं टूटता है। जी शुक्रिया सर, आप लोगों को एक जवाब मिल गया कि रोज़े की हालत में अगर आप शुगर चेक करते हैं तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता। मैं भी कल था, मैंने भी वो बात सुना। एडवोकेट फैज साहब हमेशा कह रहे थे कि बॉडी के बाहर अगर कुछ चीज़ जाती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। सर दूसरा सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों के अलग अलग, जैसे फैमिलीज में अलग अलग लोग होते हैं, फैमिलीज मेंबर होते हैं। जैसे मुझे शुगर है, मेरे पापा को शुगर है, मेरी मम्मी को शुगर है, घर में और भी कई लोग हैं जो बीमार चल रहे हैं, लेकिन सबकी उम्र अलग अलग है। तो क्या सबको सेम रिस्क होता है रोजे के दौरान? डायबिटिक पेशेंट्स, अगर 29 साल का डायबिटिक पेशेंट रोजा रखता है और 40 साल का डायबिटिक पेशेंट रोजा रखता है, तो क्या दोनों को सेम रिस्क होता है या रिस्क अलग अलग होता है सर? देखिए जो भी डायबिटीज़ पेशेंट ये रोज़ा रख रहे हैं उनको ये रिस्क समझना बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल गाइडलाइंस के अलावा इंटरनेशनल गाइडलाइंस ने जो रिस्क बताए हैं तो उसके अंदर लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क है। मतलब कम रिस्क, मुतदिल रिस्क बोलेंगे, मीडियम रिस्क और एकदम शदीद रिस्क। तो इसमें लो रिस्क में वो पेशेंट आते हैं जिसके HbA1c 9 से कम हो, जिसकी शुगर जो है 10 साल ही हुए शुगर मालूम हो के, मतलब 10 साल से कम हुआ है। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़ हो, जो डायबिटीज़ ऐसी होती है जिसके अंदर गोलियां काम करती है और काफ़ी दिनों के बाद इंसुलिन लगता है पेशेंट को, तो ऐसे कुछ पेशेंट है। और दूसरा उनको किडनी की कोई तकलीफ ना हो, हार्ट की कोई तकलीफ ना हो, ये पेशेंट एकदम लो रिस्क में आते हैं। फिर मीडियम रिस्क में जो बोलेंगे आप, मुतदिल रिस्क जो बोलेंगे, तो उसके अंदर वो पेशेंट आते हैं जो इंसुलिन के ऊपर है, टाइप 2 डायबिटीज़ के है मरीज़ है, और ऐसे पेशेंट जो 70 साल के ऊपर की उम्र रखते हैं। इसके अंदर उनको चॉइस दी जाएंगी, वो रोज़ा रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन ये आपके पर्सनल जो डॉक्टर है उनसे मिलने के बाद ही उनको ये चॉइस दी जाएंगी। और सीवियर शदीद रिस्क जो बोलेंगे हम पेशेंट को, जिन्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए, तो वो उसमें आते हैं प्रेगनेंसी और शुगर जिसको साथ है, तो वो रोज़ा ना रखे, क्योंकि इस्लामिकली भी उनको जो प्रेग्नेंट औरतें हैं ब्रेस्ट फीडिंग है उनको छूट दी गई है। और उसके साथ अगर डायबिटीज़ है तो वो रोज़ा ना रखे। उसके साथ अगर किसी की डायलिसिस चल रहा है, किडनी की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उसके साथ अगर हार्ट डिसीज है, अभी अटैक आकर गया है, उसके साथ अगर उनको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या हाइपरऑस्मोलर कोमा जैसी बीमारियां हुई है रिसेंट पास्ट में, तो वो भी रोज़ा ना रखें। थैंक यू सर। अभी अगला सवाल जो है वो जुड़ा हुआ सवाल है। 2 सवाल एक साथ लोग पूछते हैं कि जैसे अभी मरीज अगर घर पे होता है तो मोस्टली हमने देखा कि ब्लड प्रेशर, ये वो सब चीज़ें लोग घर पे चेक कर लेते हैं, लेकिन ये सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होते, जैसे ग्लूकोमीटर है या फिर BP एपरेटस है। तो एक एवरेज आदमी, कॉमन आदमी ये बात को कैसे पहचाने कि उसकी शुगर लो हो रही है? अच्छा, अगर ये सिम्टम्स अगर मैं रोज़ा रखता हूँ और मेरे घर पर ग्लूकोमीटर नहीं है, तो मैं कैसे पहचान सकता हूँ कि मेरा शुगर लो हो रहा है? और अगला सवाल यही है कि फिर हाई कैसे हो रहा है, हम उसको कैसे पहचानेंगे? तो ये 2 सवाल है जिसके जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम इसको कैसे बिना मेडिकल डिवाइस के घर पे जान सकते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी के लिए सुनना और समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लो शुगर के सिम्टम्स होते हैं आंखों के सामने अंधेरी आना, चक्कर आना, ठंडा पसीना आना, जिस्म ठंडा होना, उसके साथ चिड़चिड़ करना, ये सब सिम्टम्स होते हैं लो शुगर हो जाने के। और हाई शुगर के सिम्टम्स होते हैं बार बार प्यास लगना, जितनी प्यास लगती है उससे ज़्यादा काफ़ी प्यास लगना, उसके साथ साथ बार बार टॉयलेट के लिए जाना, जितने बार जाते हैं उससे कई ज़्यादा बार टॉयलेट के लिए जाना,
फिर उसके साथ भी चिड़चिड़ होती है और मुंह सूखता है, गला सूखता है, ये सब चीज़ें हाई शुगर के साथ होती है। कहीं बार जब हाई शुगर एकदम ज़्यादा हो जाती है, डायबिटिक कीटोसिस हम उसको कंडीशन बोलते हैं, उसमें पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है और सलाइन के जरिए या नस के जरिए इंसुलिन देना पड़ता है, तो उसे कहते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। उसके अंदर ये होता है कि पेशेंट के मुंह से फल की खुशबू आती है, फल जैसी मीठी खुशबू आती है, पेशेंट थोड़ा बेहोशी की हालत में होता है और सांस लेने में दिक्कतें होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगला सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको पता है रमजान का माहौल बहुत ही मुबारक और खुशियों का माहौल होता है, सब लोग सुबह जल्दी घर पे उठते हैं, तो रोज़ा रखने के लिए अलग अलग पकवान बनते हैं। जैसे आप मेरे घर पे अगर देखेंगे तो यूजली हमारे अम्मी कुछ मसाले का आइटम बनाएंगे, चिकन बनाएंगे या फिर कुछ तला जाता है घर पे, और एक ऐसा सब पूरा घर उठ के, पूरी फैमिली एक साथ उठ के रोज़ा रखती है, तो पकाने का तो सब लोगों का अलग अलग बन जाता है। क्या डायबिटीज का पेशेंट जब होता है, जब वो रोजा रखना चाहता है, तो उसका सेहर और इफ्तार में खाना कैसा होना चाहिए, उसने क्या खाना चाहिए? क्या वो हमारे जैसे चिकन खा सकता है, क्या वो हमारे जैसे लिक्विड्स पी सकता है, या फिर हो सकता है तला हुआ खा सकता है, नहीं खा सकता है? इसके जरिए आप थोड़ा बताएं, क्योंकि खाने पीने का सवाल बहुत अहम सवाल होता है। जी बिल्कुल। देखिए, ये भी अहम चीज़ जुड़ी हुई है रोज़ा रखने से। सुबह का जो सहर का खाना है उसके अंदर आप टाइम पर उठकर, और जितना लेट हो सके, जो शहर का आखिरी टाइम है आपके एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, तो वो टाइम तक आप बिल्कुल आराम से उठकर 30 से 40 मिनट देकर पूरा सहर करें। उसके अंदर आप जितना हो सके लिक्विड्स पानी पिए, और आप उसके साथ गेहूं की रोटी, जवार की रोटी या ऐसे ग्रेन्स ले सकते हैं। उसके साथ आप चिकन, मटन, ऐसा कोई प्रोटीन, उसके अंदर दही, पनीर ऐड कर सकते हैं। और ये जो नॉर्मल खाना हम हमेशा खाते हैं, सालन, चिकन और पनीर, तो ये सब आप अपने डाइट के अंदर लीजिए। और उसके साथ साथ जितना हो सकता अपने आप लिक्विड्स लेने की कोशिश करिए। इसके अंदर एक चीज़ आपको याद रखना है कि रमज़ान के हिसाब से जो भी अपने पास मिठाइयाँ बनती है, तलन बनता है, तो इसको अवॉइड करिए। जैसा ही आप रेगुलर एक डायबिटिक डाइट हमेशा रमज़ान के पहले लेते थे, उसी तरह से आप सहर करिए आपके रोज़ों के दौरान। और इफ्तार में जैसा आपने सवाल पूछा, और इफ्तार के बारे में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इफ्तार जब भी डायबिटीज़ का मरीज़ इफ्तार के लिए बैठे, तो वो पहले तो चंद खजूरें, 2 से 3 खजूर जो नॉर्मल साइज़ की होती है वो ले ले। उसके साथ कोई एक फल ले सकते हैं, जैसा सेब, नाशपाती, उसकी 1-2 जो स्लाइसेस है वो ले ले, और 1 गिलास या 1.5 गिलास पानी पी ले। अपना रोज़ा आराम से खोल ले। उसके बाद अपनी नमाज वगैरह मुकम्मल करके फिर से वो 30 से 40 मिनट देकर अपना पूरा जो नॉर्मल जैसा खाना इससे पहले खाते थे, रमज़ान से पहले जो रात का खाना खाते थे, 1 या 2 रोटी, उसके बाद 1 सब्ज़ी, थोड़े राइस या फिर चिकन या कोई दूसरी सब्ज़ी, ऐसा मिलाकर हरी सब्ज़ी वो ले सकते हैं। इफ्तार के अंदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो पूरा टाइम देकर 30 से 40 मिनट देकर अपना इफ्तार मुकम्मल करें। गड़बड़ी में तलन, उसके साथ साथ जो पकवान बनते हैं, जो मीठे पकवान हैं, या फिर उसके साथ जूसेस है जिसमें ज़्यादा शक्कर है, या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ये बिल्कुल भी ना लें। ये आपकी शुगर और बढ़ाएंगे और आपके शरीर से और पानी निकालेंगे यूरिन के ज़रिए, और आपको डिहाइड्रेट करेंगे। इसलिए आप बिल्कुल भी ये तलन, पकवान और इससे दूर रहिए, जो खासकर रमज़ानों में आमतौर से घरों पे बनते हैं। इसके अंदर और एक बात इम्पॉर्टेंट है कि इफ्तार के टाइम जितना आप पानी पीते हैं, उसके बाद भी 1-2 गिलास थोड़ा सहर तक बीच बीच में पीते रहिए, ताकि आपको रोज़े के दौरान डिहाइड्रेशन ना हो। ऐसा ना हो कि आप इफ्तार के टाइम पे थोड़ा पानी पी ले रहे हैं और उसके बाद डायरेक्टली सहर में ही पी रहे हैं। आप इफ्तार के बाद भी थोड़े थोड़े वक्फे पे अगर प्यास ना भी लगे तो पानी पीते रहिए। बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल और है मेरे पास कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आजकल वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या इवनिंग वॉक पे जाते हैं, लेकिन जैसे ही रमज़ान लग जाता है तो फिर बहुत सारे लोगों का ये वर्जिश जो है वो कम हो जाता है। तो इसमें अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो रोज़ा भी रखने वाला है, उसको डायबिटीज़ भी है, तो उसका फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होना चाहिए, उसका जो बॉडी वर्जिश जो है वो क्या होना चाहिए? अगर आप कुछ रिकमेंड करेंगे तो शायद लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, लोग भी यही जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, रोज़े की हालत में, दिन के हालत में जब रोज़ा रहेगा तो एक्सरसाइज करना या कुछ वर्जिश करना तो रिकमेंडेड नहीं रहेगा। उसके अंदर शुगर कम होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जो इफ्तार खोलने के बाद जो नमाजें होती है और तरावी होती है, तो वो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेज होती है कि उसके अंदर काफ़ी स्टडीज़ अवेलेबल है कि तरावी करने के बाद कहीं 80 से 100 कैलोरी बर्न होती है। तो मैं समझता हूँ उसके अंदर जो गाइडलाइंस भी रिकमेंडेड है और जो प्रैक्टिस में हम देखते हैं,
तो इफ्तारी के बाद जो तरावी और नमाजें होती है उसी के अंदर आपकी एक्सरसाइजेस का जो कोटा है वो कंप्लीट होना चाहिए। माशाल्लाह, क्या बात है, मतलब साइंस और इस्लाम दोनों बातें सही दिशा में जाती हैं। जी। एक सवाल और है मेरे पास कि कौन से ऐसे मरीज हैं, मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन आ सकता है कि कोई रोज़ा के हालत में है डायबिटिक पेशेंट्स, और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई कंडीशन आ जाए तो उसको रोज़ा तोड़ने का वक्त आए, ये कौन सी हालत हो सकती है? देखिए, अगर कोई मरीज है जो रोज़ा रखने की हिम्मत कर रहा है और सब अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के बाद अपनी दूसरी बीमारियां, शुगर और सब चीज़ें चेक करने के बाद एक डिसीजन ले रहा है, तो डिसीजन लेने के बाद भी कभी कभी ये होता है कि किसी मरीज की शुगर लो हो जाती है। जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बताया, उसके लक्षण बताया कि पसीना आना, घबराहट होना, उसके साथ सिर भारी लगना, चक्कर आना। अगर किसी को होता है तो वो अपनी शुगर चेक करे। घर पर ग्लूकोमीटर आसानी से अवेलेबल रहता है, उसमें शुगर चेक करें। अगर उनकी शुगर 70 mg/dl 70 से कम होती है तो वो अपना रोज़ा तोड़ ले। उसके बाद अगर उसकी शुगर 300 से ज़्यादा रहती है तो भी अपना वो रोज़ा तोड़ ले। तीसरी चीज़, अगर उनको रोज़े के दौरान फिर से कुछ नई बीमारी जैसी एकदम से तेज़ बुखार आ जाना 102-103 डिग्री, या बहुत सारी उल्टी पैखाने होना, डिहाइड्रेशन हो जाना, ये सूरत में भी वो अपना रोज़ा तोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल और है मेरे पास, बस चंद आखिरी सवाल है जी, कि बहुत सारे जो ज़ईफ लोग होते हैं, जैसे मेरे फादर है या मेरी मदर है, ये लोग कई सालों से रोज़ा रखते आ रहे हैं, लेकिन आज उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ वैसी रही नहीं। जैसे पापा का लास्ट टाइम बाईपास हुआ था तो वो पिछले रमजान में जिद कर रहे थे कि मैं रखता हूँ, या बहुत लोग आपने देखा होगा जो जिद करते हैं। तो वैसे कौन से मरीज है जो रोज़ा नहीं रख सकते, मतलब जिन्होंने रोज़ा नहीं रखना चाहिए या जो नहीं रख सकते, उनके बारे में भी बता दीजिए। ओके, देखिए, मैं जैसा आपको बता रहा था, इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस है उसके अंदर जो शदीद रिस्क हम बोलेंगे, हाई रिस्क बोलेंगे, जिन्हें अलग अलग उलमा से डिस्कस करके और एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सब डिस्कस करके एक जो पॉइंट्स निकाले गए हैं, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट कहेंगे हम, तो उसमें ये एक पहला तो होता है प्रेगनेंसी के साथ शुगर हो जाना। अगर कोई ऐसी पेशेंट है जिसको प्रेगनेंसी भी है और शुगर भी है साथ साथ, तो उनके लिए रोज़ा रखना काफ़ी मतलब मुश्किल हो जाता है, तो इन्होंने रोज़ा नहीं रखना चाहिए। दूसरा, ऐसा पेशेंट जो डायलिसिस के ऊपर है, उसका डायलिसिस कंटिन्यू चल रहा है, हर तीसरे दिन, दूसरे दिन या हफ्ते में 2-3 बार हो रहा है, तो वो पेशेंट ने भी नहीं रखना चाहिए। तीसरा, वो पेशेंट जिसको अभी अभी हार्ट अटैक आया हो या अभी अभी उसकी कोई बड़ी मेजर सर्जरी हुई हो, इन्होंने भी रोज़ा नहीं रखना चाहिए। चौथा, ये वो पेशेंट जो ऐसे हैं जिनकी दिमागी हालत सही नहीं है, उनको समझ नहीं है कि वो कहाँ पर पेशाब पैखाना कर रहे हैं, बेड रिडन है, एक ही जगह पर है और उनको नली से खाना देना पड़ रहा है, या फिर वो अपने आप को हालत को समझ नहीं सकते, तो ऐसे पेशेंट भी मतलब उनके लिए भी रोज़ा मतलब अवॉइड करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक आखिरी सवाल है आपसे जो कि बहुत अहम है और कई बार पूछा जाता है, जिसका इस्लामिक नज़रिए से भी जवाब जो है वो हम जानना चाहेंगे। क्या इंसुलिन जो दवाई होती है शुगर के लिए, शुगर के पेशेंट को दिन भर में लेनी पड़ती है, क्या इंसुलिन लेने से रोज़ा टूटता है? ये बहुत ही अहम सवाल है, ये आखिरी सवाल है जिसका जवाब आप हमें दे दीजिए। जी, देखिए, इंसुलिन लेने से अगर एक मतलब लाइन में जवाब दूँ तो रोज़ा नहीं टूटता है, लेकिन इंसुलिन जो लेने वाले हैं वो एक मॉडरेट रिस्क में आते हैं। उनको पूरा उनका इंसुलिन का डोज, पिछले 3 महीने की शुगर, सब HbA1c और ये सब इवेलुएट कर उनको डिसीजन लेना पड़ता है कि इनको इंसुलिन सुबह शाम दे या कैसे दे। तो वो अपने डॉक्टर से पहले मिल ले, पूरा एक तय कर ले कि शेड्यूल कैसा है, क्या है। लेकिन अगर ये सब रिस्क जानने के बाद, समझने के बाद वो रोज़े के दौरान भी इंसुलिन लेना चाहते हैं, अपने डॉक्टर से मिलने के बाद उनको जब डिसीजन समझ में आ जाए अगर इंसुलिन लेना चाहते हो, तो शरियई तौर से जो भी कल हमारे डिस्कशन हुआ एडवोकेट फैज से और दूसरे दीगर इस्लामिक स्कॉलर से, तो उनका ये मानना है और ये उनका वो निकला है कि इंसुलिन लेने से रोज़ा नहीं टूटता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कल मैं भी इस प्रोग्राम में था जहाँ पे एडवोकेट फैज साहब जो कि जाने माने इस्लामिक स्कॉलर है, पूरे ग्लोबली लोग उनको सुनते हैं, उन्होंने भी ये बात कही कि उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होना चाहिए। बराबर, न्यूट्रिशनल वैल्यू अगर किसी इंसुलिन में होता है तो शायद उससे रोज़ा टूट सकता है, लेकिन फिर भी अगर किसी को इसके बारे में कुछ और डिटेल्स चाहिए तो वो या तो इस्लामिक स्कॉलर या अपने उलमाओं से और ज़्यादा बेहतर डिटेल्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर दानिश शेख सर, जो कि जाने माने डायबिटोलॉजिस्ट और MD मेडिसिन है, काफ़ी अच्छा इनका प्रैक्टिस है सनशाइन हॉस्पिटल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपके बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब नहीं मिले, तो स्क्रीन पे एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप उस नंबर पे कॉल कर हमसे पूछ सकते हैं, सर का अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो हॉस्पिटल बीड बाईपास पे पटेल लॉन्स के एग्जाम अपोजिट है, वहाँ पे आके भी आपके सारे सवाल के जवाब हासिल कर सकते हैं। खुदा हाफिज।